Team Formulator is here with a new lecture of chemistry. आज का केमिस्ट्री का लेक्चर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डील करता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लास्ट आप सेमेस्टर में आपसे पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल सके और आइडिया मिल सके कि आप अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को फेस करने जा रहे हैं, आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। ठीक है ना, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन है, आपके पास ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर छोड़ दिया तो आप दूसरे से स्कोर नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको 70 मार्क्स या 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट मी चेक इट। आपका क्वेश्चन है 70 मार्क्स का, ठीक है, और 70 मार्क्स में आपको 9 क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है ना। 9 क्वेश्चंस में से इतने, हर क्वेश्चंस में इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप कहीं भी जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको आप बना सकते हो और आराम से। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 क्वेश्चन, तो आपसे 3 तो आराम से बन जाने हैं। ठीक है, तो आपको आराम से इस पूरा पूरा जो मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे, इसमें आराम से आप बहुत बहुत आराम से 55 प्लस तो स्कोर कर सकते हैं आराम से। मतलब आपने एक दो चैप्टर छोड़ भी रखा है, जो चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगते हैं या थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो चैप्टर मुझसे नहीं होगा, या मुझसे ये लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, तो आप इसमें से कुछ चैप्टर्स छोड़ भी सकते हो। लेकिन एक ओवरव्यू है कि कैसे हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आप बहुत आराम से, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने लेक्चर्स अच्छे से सुन रहे हो, तो आप कैसे 55 प्लस स्कोर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, केमिस्ट्री इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके क्रेडिट देखो, इसके क्रेडिट बहुत हाई है भाई। क्रेडिट हाई है, इसका मतलब अगर आप इसमें 55 प्लस स्कोर कर रहे हो तो समझ लो आपका सीजीपीए कहाँ पे जाने वाला है। तो बहुत आसान है, अगर इस केमिस्ट्री पे आप वर्क कर लेते हो थोड़ा बहुत, तो केमिस्ट्री पे वर्क करने से क्या होगा, आपको फायदा आगे मिल जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सीजीपीए काफी अच्छा आगे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप डी ब्रॉगली क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वहां से क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 7 या 8 क्वेश्चन, आप 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो मैंने 8 क्वेश्चन आपको करवा दिया ताकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रहे, तो जिन बच्चों को अगर दिक्कत है तो वो समझ जाए कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं है तो ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, व्हाट इज डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या है? तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल जो है वो वेव प्रॉपर्टी मैटर का डिफाइन करता है कि जो मैटर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, वो डिफाइन करने के लिए डी ब्रॉगली प्रिंसिपल दिया गया था। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, मतलब चाहे वो सूक्ष्म हो या बड़ा हो, ठीक है, तो वो हमेशा एक वेव कैरेक्टर से वो एसोसिएट करेगा अपने आप को। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक मैटर कैरेक्टर तो आता ही है, लेकिन और दूसरा कैरेक्टर क्या रहेगा, दूसरा कैरेक्टर वेव कैरेक्टर भी उसका रहेगा। ठीक है, he proposed a relation between velocity and momentum of the particle with wavelength। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज किया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मोमेंटम। देखिए ये क्या है, ये आपका वेवलेंथ है, ये क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, ये क्या है, आपका प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या है, आपका वेलोसिटी है। ठीक है, ये मास है। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू h बाई लेमडा एम, या फिर अगर आपको लेमडा मतलब वेवलेंथ निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी। एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम, एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम। क्या हो जाएगा, m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो डे ब्रॉगली का प्रिंसिपल डिफाइन करता है वेव नेचर ऑफ मैटर को। ये सजेस्ट करता है कि कोई भी मूविंग अगर पार्टिकल है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो वेलोसिटी में अगर उसकी वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं वेव कैरेक्टर भी आएगा। ठीक है, और इसी चीज को उन्होंने इक्वेशन में दिया है, तो क्या दिया है, लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी, वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको वैल्यू सबको पता होगा, h is equal to wavelength, m is equal to mass and v is equal to velocity। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्बिटल। ठीक है, व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल आप समझो कि ऑर्बिटल है क्या। यहाँ पे आप देखो, जब भी हम लोग बांटते हैं इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 11 है उसका एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये सेल्स है, ये सब शेल्स है। ठीक है, ये सेल है, ये सब शेल है। उसके बाद सब शेल के बाद क्या, ऑर्बिटल्स आते हैं। तो ऑर्बिटल्स है क्या,
ऑर्बिटल एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है? 3D रिप्रेजेंटेशन है। ऑर्बिटल एक 3D रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि कहीं पे भी किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एक ऐसा 3D डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है, उसी को ज्ञात करता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल के शेप्स ऐसे हो सकते हैं, डम्बल है, डबल डम्बल है, स्फेरिकल भी होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज ए 3D डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट लाइकली लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम। किसी भी एक एटम में मोस्ट लाइकली कौन सा इलेक्ट्रॉन, कहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसको क्या बताएगा? वो बताएगा, ऑर्बिटल बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसमें आपको शेप बताना है, ठीक है। तो BF3 दिया गया है और ClF3 दिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों का आपको लग रहा होगा BF3 ClF3 दोनों का तो शेप सेम होना चाहिए, लेकिन जिसको ऐसा लग रहा है बहुत गलत बात है, क्योंकि आपने लेक्चर्स फिर अच्छे से देखे नहीं है। आप अच्छे से लेक्चर्स देखोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शेप निकालने में। BF3 में B के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। तो B 3F, और इसका शेप कैसा हो गया? स्ट्रक्चर प्लानर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ClF3 में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के पास होते हैं 7। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। के पास जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4, एक यहाँ पे पेयरिंग हुआ, एक यहाँ पे पेयरिंग हुआ, यहाँ पे पेयरिंग हुआ, ठीक है। तो 3 पेयरिंग हो गई, तो इसका शेप कहाँ चला जाएगा? इसका शेप हो जाएगा टी शेप हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी में BF3 और ClF3 का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, वो बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर डी में आपको 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, NH3, PH3, AS3 और SH3, ठीक है। अब आपको इसमें से पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा है और क्यों। ये क्वेश्चन भी बता दिया गया है बच्चों को अच्छे से, जहाँ पे पढ़ाया गया है लेक्चर्स में, तो आपने देखा होगा। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस उठने की संभावना होती है, या तो बॉन्ड लेंथ पूछा जाता है या तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा? जो चीज जितनी दूर होगी उतनी कमजोर होगी कि ताकतवर होगी? ऑब्वियसली उतनी ज्यादा कमजोर होगी। तो दो चीज जितनी ज्यादा दूर रहेगी उतनी ज्यादा क्या रहेगी? कमजोर रहेगी। तो बॉन्ड लेंथ का भी यही है। तो इसमें 4 मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, सबका आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है। sp3 सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है सबका। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, या बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें एक ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का? 15वें ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें नाइट्रोजन है, उसके नीचे फॉस्फोरस आता है, उसके नीचे आर्सेनिक आता है, उसके नीचे Sb मतलब एंटीमनी आता है, ठीक है। तो ये सारे एक ग्रुप के अगर एलिमेंट्स हैं, तो सारे अगर एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे किसी भी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया गया था कि अगर हम ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में जाते हैं, किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट जाएगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ और बढ़ता चला जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो बिकॉज ऑफ, आप लिख दीजिएगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है एंटीमनी SbH3 का, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? SbH3 का। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 बोल रहा है Cr+2 और Cr+3 इसमें कौन स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। Cr+2 और Cr+3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो सबसे पहले तो क्रोमियम देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s1। अगर क्रोमियम+2 है, अगर क्रोमियम+2 है, तो इसका मतलब क्या है? क्रोमियम+2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d4 4s0। क्या हो जाएगा? 3d4 4s0, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से लेक्चर्स में बता दिया गया है, फिर भी आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। क्यों 4s1 क्यों कर दिया? 3d5 क्यों कर दिया? क्योंकि आपको पता है हाफ फिल्ड
or fully filled. Half filled or fully filled cells are half filled or fully filled cells are more stable. That's why क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d5 4s1. जब 3d5 4s1 हुआ, जब क्रोमियम +2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए गए हैं, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 3d4 4s0. और क्रोमियम +3 का क्या बचेगा 3d3 और 4s0. यहाँ पे T2G और Eg1 का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्योंकि 3d को फिर T2G और Eg में बांट दिया जाता है, तो T2G और Eg में बांट दिया गया है, तो इसके बाद क्या हो गया 3d4 और 4s0. तो T2G3 Eg1 क्या हो जाएगा T2G3 Eg1 ये हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा T2G3 और Eg0. ठीक है. तो जो आपको भी पता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड शेल में जो हाफ फिल्ड होता है और फुली फिल्ड होता है, उसमें क्या अंतर होता है, जो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड शेल्स होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, वो दे आर मोर स्टेबल. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, क्लियरली. तो क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3. ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Cu+1 और Cu+2 और Cu+2 में कौन कलरलेस और कौन कलर्ड है. तो अब पहले तो कॉपर देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉपर का आपका नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कॉपर का 29. कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 3d10 4s1. अब सब पूछेंगे मैम इसको 3d10 क्यों कर दिया, 3d9 रहने देते ना, 3d9 होता है 4s2 होता है. तो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही जैसा कि आपको बताया कि 3d हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड शेल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. तो अगर 3d9 होता तो ये क्या हो जाता है, ये फुली फिल्ड नहीं होता, लेकिन ये फुली फिल्ड होता है. लेकिन जब इसको हमने 3d10 कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, तो 3d10 मतलब ये फुली फिल्ड हो गया और ये हाफ फिल्ड हो गया. तो हाफ फिल्ड शेल एंड फुली फिल्ड शेल आर मोर स्टेबल. दैट्स व्हाई हमने कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा. लेकिन जब कॉपर +1 हो जाएगा, कॉपर जब +1 हो जाएगा, तो ये +1 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s1 से, तो अब कॉपर का क्या बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 एंड 4s0. 3d10 एंड 4s0. 3d10 और 4s0 जब हो जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कि जब भी अगर फुली फिल्ड शेल हो, जब भी फुली फिल्ड शेल हो तो उसका कलर होगा कि नहीं होगा, नहीं उसका कलर नहीं होगा, वो कलरलेस हो जाएगा. क्योंकि कॉपर +1 क्या हो जा रहा है 3d10 4s0 में चला जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये फुली फिल्ड है. ये क्या है, फुली फिल्ड है. तो फुली फिल्ड है तो इसका कलर क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाएगा. कॉपर+2 में क्या होगा, कॉपर+2 में देखिए कॉपर 29 था, 3d10 4s1 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 3d क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा 9 और 4s0 हो जाएगा. 3d 9 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा. जब 3d 9 होगा तो क्या ये फुली फिल्ड है, नो ये फुली फिल्ड नहीं है. नो फुली फिल्ड सेल. ठीक है, कोई फुली फिल्ड नहीं है. जब ये फुली फिल्ड नहीं है, फुली फिल्ड नहीं है, तो इसका कलर होगा कि नहीं, हाँ ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा है कि फुली फिल्ड शेल और हाफ फिल्ड शेल जो होते हैं, सॉरी जो फुली फिल्ड शेल होते हैं, जो फुल फिल्ड होते हैं पूरा का पूरा, उसका कोई कलर नहीं होता है. लेकिन ये फुल फिल्ड तो नहीं है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये फिल्ड नहीं है. इसके पास ऑर्बिटल्स इसके पास खाली है, तो अगर खाली है तो इसका कोई ना कोई कलर होगा. तो Cu+1 और Cu+2 में किसके पास कलर है और किसके पास कलर नहीं है, तो जो Cu+ है उसके पास कलर, वो कलर नहीं है उसके पास, वो कलरलेस है, क्योंकि आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बता रहा है कि वो फुली फिल्ड है. और कॉपर+2 क्या है, नॉट फुली फिल्ड है. क्यों, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, तो 3d9 हो गया है और ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन रूल क्या है. सिलेक्शन रूल एक ऐसा रूल है जो डिस्क्राइब करता है कि पर्टिकुलर क्वांटम ट्रांजिशन किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में अलाउड है या अलाउड नहीं है. तो सिलेक्शन रूल क्या है, सिलेक्शन रूल के बारे में ये बताया जाता है कि कहीं पे भी एक ऐसा रूल जो गवर्न करता है कि पर्टिकुलर क्वांटम ट्रांजिशन, जो भी क्वांटम ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी एटम में, किसी भी एटम में अगर कोई क्वांटम ट्रांजिशन हो रहा है तो वो अलाउड है कि नहीं, वो ट्रांजिशन होगा या नहीं, ये इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका डिसीजन लेंगे सिलेक्शन रूल से, इसका हम डिसीजन लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए. एक क्वेश्चन वहां पे और था, एक क्वेश्चन और जो था वो क्वेश्चन नंबर एच आप लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर एच में पूछा गया था कि अगर वैक्यूम में वर्क डन किया जाएगा. क्वेश्चन था कि अगर वैक्यूम में, एक सेकंड लेट मी चेक, क्वेश्चन वाज दैट कि
क्वेश्चन वाज दैट कि अगर एक गैस एक्सपैंड करता है अगेंस्ट वैक्यूम, अगर गैस एक्सपैंड करता है, गैस एक्सपैंड करता है अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट वैक्यूम, अगर गैस एक्सपैंड करता है तो व्हाट इज द वर्क डन ऑन इट, तो वर्क डन क्या होगा। ऑब्वियसली अगर वैक्यूम के अगेंस्ट जाकर के अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब आप कोई भी गैस है उसको हम आप वैक्यूम में डाल दो और वो एक्सपैंड कर रहा है, तो उस पर कितना वर्क होगा, उस पर वर्क डन जीरो होगा। क्यों वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि आप वैक्यूम में डाल रहे हो, ठीक है, उसको वैक्यूम के अगेंस्ट जाकर के उसको इनलार्ज कर रहे हो, मतलब उसको एक्सपैंड कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर गैस को एक्सपैंड किया जाएगा अगेंस्ट वैक्यूम, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन इज जीरो। ये क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज रिपीटेडली आस्क्ड इन योर गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके गेट एग्जामिनेशन में ये 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया है कि कि अगर गैस को एक्सपैंड किया जाएगा वैक्यूम के अगेंस्ट, अगर गैस को एक्सपैंड किया जाएगा वैक्यूम के अगेंस्ट, तो वर्क डन क्या होगा। तो आंसर इज इफ द गैस इज एक्सपैंडेड अगेंस्ट वैक्यूम द वर्क डन इज विल बी जीरो, द वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 7 क्वेश्चन करने थे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। 7 इंटू 2 अगर आप 2 करोगे तो 14 नंबर का था। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको मतलब एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर दे मतलब बता दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मे भी वो बाद में आपको हेल्प ही कर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो वही था कि गैस अगर एक्सपैंड करेगा वैक्यूम के अगेंस्ट तो उसका वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बात करवाया जाएगा और उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का है, तो उसको आपको कितना आंसर देना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपने फॉर्मुलेटर का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज फॉर्मुलेटर का ऐप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पे जो भी आपको कोर्सेज है, सारे आपके कोर्सेज, चाहे वो सेमेस्टर के हो, गेट का प्रिपरेशन हो, आईएएस हो या फिर बीपीएससी किसी के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो प्लीज उन कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है वहां पे हमारे द्वारा सारे लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स डाले गए हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा दिए गए हैं, तो प्लीज गो एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड प्लीज like and share the video. Thank you.